नमस्कार साथियों। हम आपके पैसे और समय दोनों की बहुत कद्र करते हैं। तो ठीक 4 बजे हमें खुशी हो रही है ये सेशन को शुरू करते हुए। आज जो व्यक्ति हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वो उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्हें निवेश जगत के सभी लोग, विद इन द सिस्टम, आउटसाइड द सिस्टम, विद इन द कंपनी, इवन द कॉम्पिटिटर्स, सभी बेहद पसंद करते हैं। आप कोटक म्यूचुअल फंड के ग्रुप प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आपने जिस जिस फंड हाउसेस में अपनी सेवा दी, उस फंड हाउस को उस साल बेस्ट फंड हाउस ऑफ द ईयर से नवाजा गया। आप प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के पार्ट टाइम मेंबर हैं। आप यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI, सरल भाषा में जो हम इंडियन सिटीजन्स के आधार कार्ड जो संस्था बनाती है, उसके भी आप पार्ट टाइम मेंबर हैं। आप म्यूचुअल फंड तो है ही है, बट इंश्योरेंस एडवाइजरी काउंसिल IRDAI के भी मेंबर हैं। आप PFRDA के भी मेंबर हैं। आप एक्स चेयरमैन रह चुके हैं देश के सभी म्यूचुअल फंड्स, जिसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। आप उसके एक्स चेयरमैन रह चुके हैं और अभी बोर्ड में हैं। ये सब तो इनका प्रोफेशनल परिचय हो गया। पर्सनल परिचय में इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर अपनी सादगी और ईमानदारी से अगर कोई रैंक 1 पे अगर हम किसी को एक्नॉलेज करेंगे तो वो व्यक्ति आज हमारे समक्ष है। मुझे अत्यंत खुशी है कि मैं ऐसे व्यक्ति का आपसे परिचय करवा पा रहा हूं। आप है नन अनदर देन श्री नीलेश भाई शाह। थैंक यू नीलेश भाई, थैंक यू सो मच फॉर joining this session on 14th August, where everyone is in a long term long weekend mood, और आप इस समय हमें अपना समय दे रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सौरभ भाई। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। इस वक्त हम एक ऐसे माहौल में हैं जहां पे कोई ये चीज नहीं बता पाएगा कि आगे क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मार्केट की बात करें, और अगर किसी ने मुझे एडवांस्ड इंफॉर्मेशन दी होती कि RBI 5 लाख करोड़ से ज्यादा की लिक्विडिटी देने वाला है, ब्याज की दरें ½ से काटने वाला है एक झटके में, और ओवरऑल 1% कटेगा, तो मैंने तो यही कॉल लिया होता कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की यील्ड बहुत तेजी से गिरेगी। अगर किसी ने मुझे ये कहा होता कि ट्रंप साहब भारत पे 50% टैरिफ लगाने वाले हैं, तो मैंने ये कॉल लिया होता कि इक्विटी मार्केट धड़ल्ले से गिरेगा। और रियलिटी क्या है? यील्ड्स ऊपर गई और मार्केट वहीं का वहीं खड़ा है। दोनों मार्केट में आपके अनुमान इनसाइड इंफॉर्मेशन आने के बावजूद गलत जाते थे। तो हम एक ऐसे माहौल में है, एक ऐसे मकाम पे है जहां पे बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही है, और उसके बावजूद मार्केट बड़ी कॉन्फिडेंस से खड़ा है। अब लेट्स जस्ट स्टेप बैक एंड सी कि ये क्या हो रहा है। अगर कोई इंसान अपनी आवक से ज्यादा खर्चा करता रहे तो कब तक चलेगा? अगर कोई इंसान जितना मैन्युफैक्चर करता है, उत्पादन करता है, उससे ज्यादा कंज्यूम करेगा तो कब तक चलेगा? अमेरिका आज एक ऐसा इंसान है जो कमाता 100 रुपया है, खर्चा 107 108 का करता है। प्रोड्यूस कम करता है, कंज्यूम ज्यादा करता है, इसीलिए दुनिया में सबसे बड़ी ट्रेड डेफिसिट चलाता है। इस ट्रेड डेफिसिट को भरने के लिए, इस फिस्कल डेफिसिट को भरने के लिए उन्हें बोरोइंग करनी पड़ती है। बोरोइंग करके भी उन्होंने घर चला लिया, बट
जैसे ड्रग की आदत पड़ जाए तो डोज बढ़ाना पड़ता है, वैसा ही डेट के बारे में है। 1 रुपये का डेट लेते हैं, 50 पैसे की वो जीडीपी खड़ा करते हैं। तो अब नया जीडीपी खड़ा करने के लिए दुगना डेट लेना पड़ता है। ये सारी चीजों से अमेरिका बाहर निकलना चाहता है। जितनी चद्दर हो उतने ही पैर फैलाने की कोशिश करना चाहता है, और इसीलिए वह टैरिफ लगा के इंपोर्ट कम करना चाहता है। टैरिफ की धमकी देके लोगों को अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग कराने के लिए उत्साहित करता है, अपना खर्चा कम करने की कोशिश कर रहा है, इनकम बढ़ा के। अब ये सारे ऑब्जेक्टिव तो एकदम सही है, उसमें कोई दो राह नहीं है। आवक के जितना खर्चा करना, जितना प्रोड्यूस करे उतना कंज्यूम करना, और डेट का बर्डन कम करना, ये तो सारे ऑब्जेक्टिव सही हैं। लेकिन जिस तरह से ट्रंप इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग आश्चर्यचकित है। चाइना से अमेरिका की सबसे बड़ी ट्रेड डेफिसिट है, उसके ऊपर 30% ड्यूटी है। भारत जो अमेरिका का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर माना जाता है, उसके ऊपर 50% ड्यूटी बोल दी। तो इनके जो चाल चलन है डील करने का, वह लोगों को कंफ्यूजिंग कर रहा है। डॉन को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, वैसा हम कह सकते हैं। अब हम ये तो प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि अमेरिकन पॉलिसी किस तरफ झुकेगी। कुछ समय पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान ने अमेरिका से बिलियंस ऑफ डॉलर लिए और फिर ओसामा बिन लादेन को पनाह दी। हमें पाकिस्तान से सिर्फ डिसीट मिली है, लेकिन वह ट्वीट ट्रंप साहब खुद भूल गए हैं, और अब उन्हें पाकिस्तान अपना अच्छा दोस्त लगता है। तो ट्रंप साहब क्या करेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। वो बिस्तर के किस साइड से उठते हैं, शायद उस हिसाब से उनका मूड तय होता है। तो इस पे सख्ती व्यर्थ करने का कोई मतलब नहीं है कि अमेरिका क्या डिसीजन लेगा। हमें फोकस करना है कि हम अपनी इकोनॉमी को कैसे सिक्योर कर सके। अगर 50% टैरिफ लगती है 27 अगस्त से, तो कुछ क्षेत्र है जहां पे इम्पैक्ट काफी ज्यादा होगा। एक्वाकल्चर, श्रिम्प एक्सपोर्ट्स, टेक्सटाइल्स, गारमेंट एक्सपोर्ट्स, केमिकल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, इस प्रकार के कमोडिटी क्षेत्र में 50% टैरिफ लगाना और काम करना बहुत मुश्किल है। इस क्षेत्र में लोगों को दूसरी मार्केट ढूंढनी पड़ेगी, शायद थोड़ा नुकसान करके, थोड़ी कॉस्ट कम करके भी उन्हें बाकी की मार्केट में कॉम्पीट करना पड़ेगा। सरकार इस प्रभावित क्षेत्र को कुछ क्रेडिट गारंटी स्कीम दे सकती है। यह उन्होंने कोविड के समय काल में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए किया था। तो हो सकता है आने वाले 1-2 महीने में हमें कोई क्रेडिट गारंटी स्कीम इन प्रभावित क्षेत्र की कंपनीज को लिए मिलती आती हुई दिख जाए। तीसरा है कि हम अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्टिम्युलेट करें, ताकि ये जो टैरिफ की एडवर्स इफेक्ट है वो कम हो जाए। भारत अमेरिका को तकरीबन $80 बिलियन एक्सपोर्ट करता है, उसमें से $30 बिलियन की चीजें दवाई की या वैसी, उसके ऊपर कोई टैरिफ की प्रपोजल अभी नहीं है। बैलेंस 50% के ऊपर अगर हम $15-20 बिलियन दूसरे देशों में बेच पाए, $2-5 बिलियन अमेरिकन कंज्यूमर टैरिफ की इंपैक्ट एक्सेप्ट कर ले, तो कुल मिला के 25-30 बिलियन की एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका पे इंपैक्ट होगी। हमारी $4 ट्रिलियन इकोनॉमी में
$25-30 बिलियन की इंपैक्ट हम ले सकते हैं। अगर हम तेज गति से डोमेस्टिक इकोनॉमी को सपोर्ट कर दे, उसकी ग्रोथ रेट थोड़ी बढ़ा दें, तो ये इम्पैक्ट हम एब्जॉर्ब कर पाएंगे। एनीवे, भारत और अमेरिका एक दूसरे से एंगेज्ड है। 25 अगस्त को अमेरिकन ट्रेड टीम विजिट कर रही है। उम्मीद है कि दूध का दूध, पानी का पानी तब हो जाएगा। हमें प्रिपेयर करना चाहिए वर्स्ट के लिए और कोशिश करनी चाहिए बेस्ट के लिए। नेट नेट इक्विटी मार्केट में अगर मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यही अनुमान लगाना उचित होगा कि अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। ट्रंप पॉलिसी से दुनिया में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। हमारी इकोनॉमी में आज वह क्षमता है कि हम इस उतार चढ़ाव को सहन कर पाए। मोर इंपॉर्टेंटली, यहां से मार्केट में क्या करें? पिछले 5 साल अगर देखें FY 2020 कोविड के समय से, तो कॉर्पोरेट इंडिया की प्रॉफिटेबिलिटी जो 4 लाख करोड़ रुपया थी मोटा मोटा, वह इस साल 18 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंचेगी। तकरीबन 4.5 गुना पिछले 6 सालों में बढ़त हुई है। इसी वजह से मार्केट भी 7,500 8,000 निफ्टी का 25,000 पे पहुंचा है। प्रॉफिट बढ़ा, साथ में मार्केट कैप बढ़ा। अब यहां से आने वाले 5-6 सालों में क्या प्रॉफिट 4-5 गुना बढ़ सकता है? वेल, बहुत मुश्किल है। उस समय जो 4 लाख करोड़ का प्रॉफिट था, उसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनी लॉस करती थी, PSU बैंक्स लॉस करते थे, टेलीकॉम कंपनी लॉस करती थी। आज 18 लाख करोड़ के पुल में ये सारी कंपनियां प्रॉफिट कर रही है। तो अब ये प्रॉफिट पुल 18 लाख करोड़ से 30 लाख करोड़ होगा, 36 लाख होगा, बट 4-5 गुना बढ़ के 90 लाख करोड़ पहुंच जाए, वो आने वाले 6 सालों में बहुत ही मुश्किल है। इसकी इम्प्लीकेशन क्या? इम्प्लीकेशन यही है कि अब आपकी स्टॉक मार्केट की रिटर्न कम हो जाएगी। प्रॉफिट 4.5 टाइम बढ़ा तो मार्केट भी मोटा मोटा 8,000 का 25,000, 3 गुना बढ़ गया। अब अगर प्रॉफिट यहां से शायद 1.25 गुना, 2 गुना, 2.25 गुना होने वाला है, तो मार्केट तो बढ़ नहीं पाएगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां से रिटर्न की एक्सपेक्टेशन मॉडरेट करनी पड़ेगी। 20-25% रिटर्न आए, ये उम्मीद में आप नहीं आ सकते। हाई सिंगल डिजिट टू लो डबल डिजिट रिटर्न आए, वो मुनासिब रहेगा। दूसरी है कि चलो हमने रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट कर ली, बट कोई तरीका होगा उसे थोड़ा बढ़ाने का। तो वॉलेटिलिटी को आपको दोस्त बनाना पड़ेगा। मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहने वाले हैं। जब मार्केट करेक्ट होगा तो गिरती हुई छुरी को पकड़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। जब मार्केट भाग रहा होगा तब आपको थोड़ा प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। ये जो असेट एलोकेशन है, नीचे में खरीदिए, ऊपर में प्रॉफिट बुक करिए, वह आपको मेंटेन करना पड़ेगा ताकि इस मॉडरेट रिटर्न में कुछ और इजाफा हो जाए। अगर मार्केट में ट्रेडिंग या असेट एलोकेशन नहीं करना है तो आप स्टॉक पिकिंग की तरफ, सेक्टर पिकिंग की तरफ देख सकते हैं। सारी मार्केट तो एक जैसा रिटर्न नहीं देगी, कुछ सेक्टर, कुछ स्टॉक अच्छा करेंगे। लार्ज, मिड, स्मॉल, इन तीनों सेक्टर को देखें अगर, तो लार्ज कैप अपनी हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास है, मिड कैप लार्ज कैप से थोड़ा ऊपर है, बट स्मॉल कैप वैल्यूएशन आज भी अपनी हिस्टोरिकल एवरेज से और लार्ज और मिड कैप दोनों से ऊपर है। हमें लगता है आने वाले समय में आपका पोर्टफोलियो लार्ज
और मिड कैप कंपनीज की तरफ ज्यादा होना चाहिए, स्मॉल कैप कंपनीज की तरफ थोड़ा कम होना चाहिए। जीरो मत कर देना, बट थोड़ा कम रखना। सेक्टरली कौन से सेक्टर अच्छे दिखते हैं? तो एक, जो डोमेस्टिक सेक्टर्स है उनमें टैरिफ की इंपैक्ट आएगी नहीं, तो वो कंपेयर टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्लोबल सेक्टर से अच्छे लगते हैं। एक सेक्टर है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। सरकार ने इस बजट में 1 लाख करोड़ रुपए की टैक्स रिबेट लोगों को दी। हर टैक्स पेयर की जेब में तकरीबन 8,000 रुपया प्रति महीने ऐड हो रहा है। ईएमआई बर्डन कम हुआ है 1% ब्याज की दरों में कटौती की वजह से। बोरोवर्स की जेब में 1,20,000 से 1.5 लाख करोड़ रुपए का इजाफा प्रति साल का हो रहा है, बिकॉज उनका ईएमआई बर्डन कम हुआ है। उम्मीद है कि जीएसटी रैशनलाइजेशन इस साल हो सकता है। उम्मीद यह भी है कि पेट्रोल डीजल के प्राइस में कटौती हो सकती है, बिकॉज पंप लेवल प्राइस $80 पे है और क्रूड $60-70 के बीच में है। 2027 की शुरुआत में 8th पे कमीशन की प्रभावना होगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जेब में पैसे आ जाएंगे। तो टैक्स पेयर हो, बोरोअर हो, आम निवेशक या आम कंज्यूमर हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो, इन सबकी जेब में पैसा आने वाले 1.5-2 सालों में आने वाला है। इस पैसे का ये क्या करेंगे? रोटी कपड़ा तो मोटा मोटा सबके पास पहुंचा है, तो अब ये पैसों का खर्चा होगा एक्सपीरियंस के ऊपर, डिस्क्रिशनरी स्पेस के ऊपर। जो रेलवे से ट्रैवल करते थे एयरलाइन से ट्रैवल करना सोचेंगे। जो लोग रिलेटिव्स के घर में छुट्टी मनाने जाते थे अब तीर्थ स्थान पे जाएंगे, हॉलिडे डेस्टिनेशन पे जाएंगे। जो लोग 2 स्टार 3 स्टार होटल में रहते थे वो 5 स्टार होटल में जाएंगे। जो लोग घर में बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते थे वो बाहर जाएंगे। कुल मिला के होटल, टूरिज्म, ट्रैवल, एयरलाइन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, इस प्रकार के जो डिस्क्रिशनरी क्षेत्र है उसमें फायदा हो सकता है। अब आप जरूर भाप गए होंगे कि मैंने रोटी कपड़े की बात की, मकान की बात भूल गया। अब पैसा तो लोगों की जेब में आ रहा है, बट वो मकान खरीदेंगे? थोड़ा तो मकान महंगा है। 8,000 रुपए की प्रति माह बचत में मकान कहाँ खरीदने जाऊंगा? तो लोग मकान की जगह पे अपने जिस घर में रह रहे हैं उसे सजाने की कोशिश करेंगे। कोई नई टाइल्स लगाएगा, कोई नया पेंटिंग कराएगा, कोई नया टीवी खरीदेगा, कोई एसी लगा देगा फैन की जगह पे। तो ये होम इंप्रूवमेंट सेक्टर जो है वहां पे भी स्पेंडिंग आ सकती है, ऐसा हमें लगता है। कुल मिला के कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी क्षेत्र, होटल, टूरिज्म, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, मीडिया, एजुकेशन, होम इंप्रूवमेंट, ये सारे क्षेत्र में लोगों की जेब में पैसा आने की वजह से जो खर्चा होने वाला है उसका फायदा मिल सकता है। अब सारे लोग खर्चा करें ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ लोग बचत भी करेंगे। बचत करेंगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज क्षेत्र को फायदा होगा। बैंक्स है, म्यूचुअल फंड्स है, इंश्योरेंस कंपनीज है, ब्रोकिंग कंपनीज है, इन सबको उस बचत का फायदा होगा। तो इस प्रकार के जो क्षेत्र है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, फाइनेंशियल सर्विसेज, इनको आने वाले समय में आउट परफॉर्मेंस मिलेगा ऐसा हमें लगता है। अगर 25 अगस्त को टैरिफ नेगोशिएशन सक्सेसफुल होती है, 15 अगस्त को कल प्रेसिडेंट ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन साहब मिलने वाले हैं अलास्का की बर्फीली वादियों में, वहां पे उनके बीच में कोई समझौता हो जाता है तो हो सकता है कि हमारे पे जो एडवर्स इफेक्ट आने वाली है वो कम आएगी। आज की तारीख में मार्केट में जो स्ट्रेंथ दिखाई है
वो यही मान रहा है कि अल्टीमेटली दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इंडिया पे टैरिफ उतनी ज्यादा नहीं लगेगी जितनी ट्रंप साहब ने अनाउंस की है। अब वो क्या करेंगे वो तो हमें नहीं पता, लेकिन ये मालूम है कि भारत की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी अच्छी तरह चल रही है। हमारे उद्योगपति अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन काफी सुरक्षित है, और शायद इसीलिए एसएनपी ने हमारा रेटिंग भी ट्रिपल बी माइनस से ट्रिपल बी अपग्रेड किया है। खैर वो तो देर आए दुरुस्त आए उसमें से है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी ठीक है, और इसी वजह से हर करेक्शन निवेश करने का एक उचित मौका बनेगा। अगर टैरिफ डील होती है तो करेक्शंस कम आएंगे, टैरिफ डील नहीं होती है तो करेक्शन ज्यादा आएंगे, लंबे आएंगे। बट हर करेक्शन पे जो असेट अलोकेशन करके अच्छी कंपनी में निवेश कर पाएगा, उनको आज नहीं तो कल पैसा जरूर बनेगा। तो विद दिस सौरभ भाई आई विल एंड माय टॉक, बट हैप्पी टू टेक क्वेश्चंस। सर, जो समझने वाली बात है कि दो डेट्स अपने भविष्य में बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज 15 अगस्त, ट्रम्प साहब को 3 साल मिल रहे हैं। और सेकंड जो है वो 25 अगस्त आ जाएगी। और जैसे आपने बताया कि भाई 50% तो लग ही चुका है, तो अपन वर्स्ट की तो तैयारी करें, लेकिन बेस्ट की होप जरूर अपने को इसमें करनी चाहिए। आपने कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की बात की सेक्टर्स के अंदर। तो अगर हम कोटक म्यूचुअल फंड की बात करें, तो ये जो सेक्टर आपने बताया कि भाई कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, उसमें अगर कोटक में ही अगर हमारे को, हमारे निवेशकों को अगर एक्सपोजर लेना है, तो कौन से फंड्स आप रिकमेंड करेंगे? सौरभ भाई, यहाँ पे मैं एक चीज कंज्यूमर की फितरत पे कहना चाहूंगा कि जिन्होंने कोविड के समय में खरीदारी की, दैट मीन सौरभ भाई वो रिस्क टेकर हैं। उनके मार्केट के उतार चढ़ाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सेक्टरल कॉल लेने में माहिर है। वह लोग कोटक कंजम्पशन फंड है, इसको देख सकते हैं। इसमें हमने कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस में निवेश किया है। जो लोगों ने कोविड के समय में डर के मारे में बेच दिया, खरीदने की बात दूर रही, जो था वो भी जाने दिया, वह लोग कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं। उन्हें मैं नहीं कहूंगा कि आप ये सेक्टरल कॉल लीजिए। उनसे मेरी गुजारिश होगी कि आप डाइवर्सिफाइड फंड या हाइब्रिड फंड में निवेश करिए। बैलेंस्ड फंड है, कोटक ब्लू चिप करके लार्ज कैप फंड है, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज करके लार्ज एंड मिड कैप फंड में है। यहां पे निवेश करिए। सेक्टरल कॉल लेने की आपको जरूरत नहीं है। और जिन्होंने कोविड के समय में अपनी एसआईपी चालू रखी, ना बड़ा बाइंग किया ना बड़ा सेलिंग किया, वह लोग एवरेज इन्वेस्टर हैं। वह थोड़ा बहुत सेक्टरल कॉल ले सकते हैं कोटक कंजम्पशन जैसा, पर ज्यादातर पैसा वह लोग कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी, कोटक मल्टी कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप, इस प्रकार के फंड में करें। तो सेक्टरल कॉल उन्हीं लोगों के लिए उचित है जो लोग रिस्क टेकर हैं। सब लोगों के लिए उचित नहीं है। ठीक बात है सर। एक चीज और समझने में आई है कि भाई जो रिटर्न्स हमने वेदर लैंड और इक्विटी पिछले 20 सालों में हमने अर्जित किए हैं, वैसे रिटर्न्स शायद अब हमें आने वाले 15-20 सालों में नहीं देखने को मिले। ये बहुत मुझे लगता है जरूरी समझने वाली बात है, क्योंकि जनरली लोग बात समझते हैं कि इक्विटी मतलब 2 से 3 साल में पैसा डबल। यस। तो ये इस मानसिकता को किधर न किधर जो है वो वी नीड टू रिजर्व दैट। और केवल एक ये समझना पड़ेगा कि भाई डबल डिजिट में, डिसेंट डबल डिजिट रिटर्न्स में जो है वो 12 से 18% के बीच में अगर आ जाए तो बहुत बेहतर होगा। सर, हमारे कई निवेशक जो आज जुड़े हैं वो हार्डकोर इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं। और हम सबको यही बताते हैं कि भाई अब ये जो मार्केट की अनसर्टेनिटीज है, वेदर इट इज मेडिकल टर्म्स में बात करें तो कोविड, या फिर दूसरे सेंस में बात करें तो ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस आज हम हर
तीसरे महीने में देखने को मिलती है कि कोई ना कोई दो कंट्रीज में आपस में युद्ध छिड़ा हुआ है। तीसरा ये जो हम आजकल देख रहे हैं टैरिफ वॉर, तो ये वॉर भले वो टैरिफ हो या जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, उनसे हम उभर नहीं पा रहे हैं। तो डायरेक्ट इक्विटी में डेफिनेटली वो एक एलिमेंट ऑफ पेन रिस्क रहती है। तो आप उन हमारे निवेशकों को म्यूचुअल फंड्स एक बेहतर जरिया क्यों है निवेश करने का, अगर उसके बारे में कुछ बता पाए तो। सो सौरभ भाई, कोविड के समय में हम लोग सबने घर पे बाल काटे थे, राइट? फिर अब हजाम के पास क्यों जाते हैं? उस समय जो बाल काटे थे ठीक ही काटे थे, किसी को पता नहीं चला था कि घर पे काटे हैं। एक प्रोफेशनल के पास जाते हैं, एक मामूली चीज जो बाल काटने जैसी है, जिससे हमारी सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर मेरे बाल कम कटे ज्यादा कटे, सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। फिर भी हम प्रोफेशनल के पास जाते हैं। तो ये तो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ है, इसके ऊपर तो आपको प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए। एंड एक वाक्या देता हूं सौरभ भाई, आज तक किसी ने घर पे पैसों के झाड़ उगते हुए देखे नहीं है। न मेरे बाप दादा ने देखे थे, न मेरी बेटियां देखेगी। लेकिन हम में हर कोई घर पे रोकड़ा लेके बैठा है। पूरे भारत में 38 लाख करोड़ रुपये करेंसी नोट में है। माय गॉड। 38 लाख करोड़। 10% सौरभ भाई अगर ऑल्टरनेट कॉस्ट पकड़ ले तो 3,80,000 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान हम लेते हैं। मैं, आप और ये सारे श्रोताजन ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ का नुकसान लेते हैं ना। कुछ पैसा करेंसी में रखना जरूरी है, बट पूरे म्यूचुअल फंड में सौरभ भाई, इतने सालों से इतनी मेहनत करने के बाद हमें 38 लाख करोड़ रुपया निवेश में नहीं मिला है। हमारी असेट्स 75 लाख करोड़ हो गई है, बट वो तो मार्केट ने बढ़ा के दिया है। लोगों ने 38 लाख करोड़ हमें नहीं दिया है। म्यूचुअल फंड में पैसों के झाड़ उगते लोगों ने देखे हैं, फिर भी पैसा नहीं आया। घर पे किसी ने पैसों के झाड़ उगते नहीं देखे, फिर भी करेंसी नोट पड़ी है। तो निवेश के मामले में प्रोफेशनल के पास जाना जरूरी है। और इसीलिए जैसे आप हजाम के पास जाते हैं बाल कटवाने, वैसे ही म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास आइए निवेश कराने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है सर। मैं सभी निवेशकों को बताना चाहूंगा कि आपका चैट ऑप्शन एनेबल्ड है। आपके जो भी सवाल है आप उसमें डाल सकते हैं, और हम हमारे मुखिया श्री नीलेश भाई से उनकी चर्चा करेंगे। सर, एक निवेशक ने लिखा है कि चूंकि हाल ही में अभी ये टैरिफ्स लगे हैं, तो कंपनीज को उसका इम्पैक्ट आएगा। तो लेकिन इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी अभी रीजनेबली कंट्रोल्ड है, इंटरेस्ट रेट भी अपनी कम है। तो एक तरफ जो मार पड़ रही है अपने को, एक तरफ वो बाम भी लग रहा है। तो कैसे इसका मिला जुला संगम हम देखने को मिलेगा अगले 2-3 क्वार्टर में? आपने बहुत सही तरीके से कहा कि हम एक ऐसे इंसान है जिसका एवरेज टेम्परेचर नॉर्मल आ रहा है। बिकॉज एक पाँव है डोमेस्टिक साइड के ऊपर, ग्रोथ दुनिया में मेजर इकोनॉमी में सबसे अच्छी, महंगाई 8 साल में सबसे नीचे, बैलेंस ऑफ पेमेंट तकरीबन 0.7% ऑफ जीडीपी, रुपी स्टेबल, बैंकिंग एनपीए वेरी लो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑलमोस्ट $680 बिलियन के आसपास। तो डोमेस्टिकली सब कुछ ठीक है। ग्लोबल साइड पे जाए, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, पाकिस्तान एक ऐसी कुत्ते की दुम है, आप जितनी बार सीधी करने की ट्राई करो वापस टेढ़ी हो जाती है। अमेरिकन ट्रंप साहब से पता नहीं वो हमसे क्यों खफा है। इजराइल हमास वॉर चालू है, रशिया यूक्रेन वॉर चालू है। अमेरिका में ब्याज की दरें कटने की उम्मीद थी, बट अब तो नहीं कट रही है। ये सारी चीजें मिला के देखे सौरभ भाई, तो एवरेज टेम्परेचर ठीक है।
बट एक पाँव उबलते पानी में है, दूसरा पाँव ठंडे पानी में है। अब पानी ज्यादा उबलेगा तो आने वाले 3 क्वार्टर में उसके नतीजे पे तो इम्पैक्ट होगी। अगर पानी कम उबलेगा तो आने वाले 3 क्वार्टर और अच्छे लगेंगे। तो मेरे हिसाब से इस वक्त हमें अपनी लिमिटेशन मान लेनी चाहिए। ये बहुत ही अनसर्टेन टाइम है। इसमें आने वाले 3 6 9 महीनों में क्या होगा वो कहना मुश्किल है। बट इस करेक्शन में अगर हम आने वाले 5 साल की अवधि देख के निवेश करें तो पैसा बनेगा। ठीक बात है सर। एक व्यक्ति ने लिखा है कि, सर कैन आई कंटिन्यू? यस यस। हाँ। सर एक व्यक्ति ने लिखा है कि आज भी एफआई जो है वो हमारे इंडियन मार्केट्स में काफी डोमिनेंट है, और जब भी वो बिकवाली करने आते हैं तो किधर न किधर मार्केट हिल जाता है। तो उसमें व्यक्ति पूछना चाह रहे हैं कि ये एफआईएस की जो है वो होल्डिंग है कितनी अपने हिंदुस्तान में, और उसका अपने एक्चुअल मार्केट जीडीपी का क्या रेशियो है? सो एफपीआई की होल्डिंग अगर मोटा मोटा देखे तो तकरीबन 16% के आसपास है। 100 रुपए का मार्केट कैप है, 16 से 16.5% उनके पास है। तो $5 ट्रिलियन का अगर मार्केट कैप पकड़े तो 16% मतलब $800 बिलियन की आज उनकी मार्केट वैल्यू हमारी लिस्टेड इक्विटी मार्केट में है। अब इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी काउंट करना पड़ेगा, बिकॉज ह्यूंडई जैसी कंपनी भी माल बेच के निकल गई। वह तकरीबन $500 बिलियन और जोड़ दीजिए तो 800 प्लस 500 $1.3 ट्रिलियन ऑफ $5 ट्रिलियन मार्केट कैप इज ओन्ड बाय फॉरेनर्स। प्राइवेट इक्विटी ने भी अनलिस्टेड कंपनी में निवेश किया है। बहुत सारी अनलिस्टेड कंपनी लिस्टेड हो रही है, तो वहां पे उनकी होल्डिंग लिस्टेड सेगमेंट से ज्यादा है। तो कुल मिला के हमारी इकोनॉमी, हमारी मार्केट, ये दोनों के लिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। एंड हम दोनों तो एक ही साइड पे खड़े हैं। मार्केट बढ़ेगा तो फॉरेनर का भी पैसा बनेगा, मेरा भी बनेगा। मार्केट गिरेगा तो उसको भी नुकसान होगा, मुझे भी नुकसान होगा। तो हम फॉरेनर से कंपटीशन नहीं करते, हम तो साथ साथ चलते हैं। अब आपने ये कहा कि फॉरेनर बेचता है तो मार्केट गिरता है। जी बिल्कुल। अगर बेचने वाला अपने कार्ड दिखा के खेलेगा तो सामने कौन उसे एग्जिट देगा? 2020 में फॉरेनर कहते थे 10 लाख रिलायंस बेच दो, भाव नहीं देखा तो 12,500 निफ्टी 8,000 हो गई। अक्टूबर 21 से जून 22 के बीच में यही फॉरेनर कहने लगा 10 लाख रिलायंस बेच दो बट ये दाम पे, तो 18,500 निफ्टी 15,500 हुई। तो ये तो डेस्परेशन के ऊपर है। मार्केट में कोई किसी के ऊपर रहम नहीं करता, कोई किसी का सगा नहीं होता, रिलेटिव नहीं बनता, रिश्तेदार नहीं बनता। जब पता चल गया सामने वाला क्या करना चाहता है, दाम में उसकी इंपैक्ट आ जाती है। पर जैसे एफपीआई की सेलिंग खत्म होती है, मार्केट वापस बाउंस मार लेता है। तो डे टू डे मूवमेंट पे मत देखिए। जब तक सेलिंग जोर से होगी भाव गिरेंगे, जैसे सेलिंग खत्म होगी भाव बाउंस कर लेंगे। सर अभी पिछले सप्ताह एक सेमिनार था, तो उसमें मैं बता रहा था कि जिस तरह बॉर्डर पे हमारे सैनिक खड़े रहते हैं, हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स भी एक वित्तीय सैनिक है। कि ये जो एफपीआई की जो मार पड़ती है उसको झेलने वाले ये एक्चुअल में लोग हैं, जो, और मेरे ख्याल से करीब 30,000 करोड़ के आसपास उनका मंथली अब इन्वेस्टमेंट होने शुरू हो चुका है। और अभी आई थिंक दिस इज जस्ट द स्टार्ट। जिस दिन ये 1 लाख करोड़ पहुंच गया, उस दिन वी विल हैव अनदर इंडिया शाइनिंग स्टोरी। डेफिनेटली। बट सौरभ भाई, हम लोग बॉर्डर पे नहीं खड़े हैं, लड़ जरूर रहे हैं, बट हम लोग का ऑब्जेक्टिव एक ही है, अपनी कंपनीज की गवर्नेंस अच्छी रहे, वो सही तरीके से निवेश करे, कैपिटल अलोकेशन इफिशिएंसी हो। जैसे सौरभ भाई आपको पता है श्री सीमेंट, उन्होंने आज से 30 साल पहले आईपीओ किया था 500,000 टन सीमेंट कैपेसिटी के लिए। उस समय बहुत सारी कंपनी थी जिसके पास आधा 1 मिलियन टन सीमेंट की कैपेसिटी थी। वो कंपनीज आज बंद भी हो गई। बट श्री सीमेंट अपने कैश अक्रूवल से कैपेसिटी खड़ा करता गया।
पिछले 30 सालों में उन्होंने एक बार कैपिटल रेस किया कुछ समय पहले, और आज उनकी कैपेसिटी तकरीबन 50 मिलियन टन हो गई। पैसा लिया वाह। सिर्फ 2 बार। पहली बार तो बहुत छोटा लिया था। अपना कैपिटल इतना इफिशिएंटली उन्होंने यूज किया कि आज वो आधे का 50 हो गया। तो हमारी सबकी जरूरत यही है कि हम अपनी कंपनीज का गवर्नेंस बढ़ाए, कैपिटल एलोकेशन एफिशिएंसी बढ़ाए, और उसके वैल्यूएशन और दाम दोनों कैसे बढ़ते रहे उसके ऊपर ध्यान दे। तो इन अ वे आई एम नॉट फाइटिंग विथ फॉरेन इन्वेस्टर्स। हाँ, मार्केट है, अगर लोकल भी बेचेगा तो भी मैं कस के लूंगा, ग्लोबल भी बेचेगा तो कस के लूंगा। गॉन आर द डेज की गोरा आया तो हम खड़े होके सलाम मारे। ठीक बात है। सर, डिफेंस, रेल और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बारे में क्या व्यू है आपका? सो डिफेंस में सौरभ भाई, एक है कि जो आदमी टैंक बना रहा है शायद उसकी कीमत कम रहेगी, बिकॉज आपने देखा है कि वॉरफेयर में एक $1000 का ड्रोन 50 मिलियन की बिल्कुल टैंक को वैसे ही उड़ा देता है। बिल्कुल ठीक है। तो एक, यू विल हैव टू गो एंड इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज विच आर गियरिंग फॉर द फ्यूचर वॉरफेयर, ड्रोन्स, मिसाइल्स, एरोप्लेन्स, सॉफ्टवेयर विच कैन ट्रैक ऑल दिस थिंग्स। इसकी महत्ता होगी। दूसरा, अगर आप सिर्फ भारतीय सेना को बेचेंगे तो उनका बजट तो लिमिटेड रहेगा। इफ यू आर एक्सपोर्टिंग टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑब्वियसली आपकी मार्केट बड़ी हो जाएगी। तो लोकल नहीं, ग्लोबल जो कंपनी है उसमें निवेश कर सकते हैं। तीसरा, वैल्यूएशन। अब बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जहां पे वैल्यूएशन बहुत हैवी है, बहुत रिच है। ये कंपनीज अच्छा करेगी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें कोई दो राह नहीं है, बट मार्केट की उम्मीद के अनुसार वो डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं वो किसी को नहीं पता। जो लोग खरीद के बैठे हैं उनको लगता है डिलीवरी हो जाएगी। जो लोग बेच रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि भाई मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 3 शतक लगा दिए, अब चौथी इनिंग में चौथा शतक भी मारेगा, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। लॉ ऑफ एवरेज कहीं ना कहीं कैच हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से डिफेंस क्षेत्र में निवेश करते समय ये ध्यान रखिए कि वैल्यूएशन थोड़ा रीजनेबल हो, कंपनी का परफॉर्मेंस मार्केट की उम्मीद से थोड़ा आगे हो, लोकल और ग्लोबल दोनों मार्केट को वो डिलीवर करता हो, और वो फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर के लिए रेडी हो। दूसरा, आपने कहा फर्टिलाइजर सेक्टर। ना, फर्टिलाइजर सेक्टर में सौरभ भाई कहना मुश्किल है। जैसे ट्रम्प साहब को प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, वैसे ही इंडिया की फर्टिलाइजर पॉलिसी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। कोई कहता है यूरिया ज्यादा नहीं देना चाहिए, हमें बैलेंस करना चाहिए डीएपी फर्टिलाइजर के साथ। कोई कहता है कि हमें यूरिया बाहर से क्यों इंपोर्ट करना चाहिए, लोकली बनाना चाहिए। बट फिर लोकली तब लोग निवेश करेंगे जब उन्हें सब्सिडी टाइम पे मिले। हमारा फर्टिलाइजर सेक्टर हेवीली रेगुलेटेड है, सरकारी कलम के अनुसार वो चलता है। जब सरकारी कलम सेक्टर के लिए फेवरेबल रहेगी वो चलेगा, जब सरकारी कलम से सेक्टर के लिए अनफेवरेबल रहेगी वो गिरेगा। इसमें मैं और आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, सरकार तय करेगी हमारी तकदीर फर्टिलाइजर सेक्टर में कैसी होगी। इस वक्त हमें लगता है कि जो सिंगल सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइजर कंपनीज हैं उनको फायदा हो सकता है, बिकॉज यूरिया की जगह पे लोग उस प्रकार के फर्टिलाइजर्स को यूज कर रहे हैं। फर्टिलाइजर था, डिफेंस, और तीसरा रेल 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 इंडस्ट्री। रेल इंडस्ट्री। सो अगेन, रेल इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो पिछले 3 सालों से रेलवे का कैपेक्स है वो 2.25 लाख करोड़ के आसपास स्टेबिलाईज हो रहा है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट मोटा मोटा 2.25 लाख से 2.5 लाख करोड़ के आसपास है। अब अगर रेलवे खर्चा नहीं करेगी तो इस इंडस्ट्री को कैसे बेनिफिट मिलेगा? एंड रेलवे कहां पे खर्चा कर सकती है? अब ट्रैक जितने लगने थे शायद लग गए, कन्वर्जन जितना होना था हो गया, वंदे भारत ट्रेन जितनी लॉन्च होनी थी हो गई। तो अब इसमें कोई बहुत बड़ा ग्रोथ आता नहीं दिखता है। ग्रोथ आएगा हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क में।
आज चाइना में आप बीजिंग से शंघाई ट्रेन में प्लेन की तरह पहुंच सकते हो। वह प्रकार के नेटवर्क की, हाई स्पीड रेलवे की हमारे यहाँ पे जरूरत है। मुझे लगता है कि जो कंपनीज इस प्रकार के क्षेत्र में अग्रसर हैं, वहां पे फायदा हो सकता है। बाकी रेल में जब तक कैपेक्स नहीं बढ़ेगा तब तक इस क्षेत्र में रिटर्न आना मुश्किल लगता है। ठीक बात है सर। फार्मा और ऑटो के बारे में क्या राय है आपकी? फार्मा, सौरभ भाई, है सेक्टर, बट उसकी रेंज बहुत वाइड है। कोई कंपनी है जो सिर्फ डोमेस्टिकली बनाती है, डोमेस्टिक में बेचती है, जैसे एरिस लाइफ साइंस, उसको टैरिफ से कोई लेना देना नहीं। कोई कंपनी है जैसे दीवीज लैब, वो बल्क ट्रक्स बनाती है, और जिस किसी को अप्रूवल मिल जाए जेनेरिक बनाने के लिए उसको दे देती है। टैरिफ का रिस्क वो जेनेरिक वाला लेता है, दीवीज को उतना फर्क नहीं पड़ता। देन कंपनीज है रेड्डीज, सिप्ला, सन, वह लोग डीवीज जैसी कंपनी से बल्क ड्रग्स बना लेते हैं, खुद भी बनाते हैं, फिर यूएस से अप्लाई करते हैं, और जेनेरिक अप्रूवल मिले उस हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। अब उन्हें यूएस एफडीए के मिजाज को संभालना पड़ता है, ट्रंप साहब के टैरिफ को देखना पड़ता है, अप्रूवल पे ध्यान देना पड़ता है। फिर मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी है जो रिसर्च बाहर करती है, यहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च करती है, यहाँ पे बनाती है, यहाँ पे लॉन्च करती है। उसमें भी दो प्रकार की मल्टीनेशनल है, एक शरीफ मल्टीनेशनल, दूसरी चोर मल्टीनेशनल। जो शरीफ मल्टीनेशनल है वो अपने ग्लोबल प्रोडक्ट यहाँ की लिस्टेड कंपनी में लॉन्च करता है। जो चोर मल्टीनेशनल है वो पुराने प्रोडक्ट तो लिस्टेड कंपनी में चलने देता है, बट नए प्रोडक्ट अनलिस्टेड कंपनी में लॉन्च करता है। तो चोरों से क्यों नाता रखना। फिर आपकी हॉस्पिटल आती है, फिर डायग्नोस्टिक लैब्स आती है। तो अगर सौरभ भाई आप देखें तो कहते हैं कि फार्मा सेक्टर है, बट रेंज बहुत बड़ी है। तो आपको फार्मा क्षेत्र में जरूर निवेश करना चाहिए, बट प्लीज रिमेंबर कि ये सारी कंपनी की ड्राइवर्स अलग है। हॉस्पिटल डोमेस्टिक फैक्टर्स पे चलेगी, जेनेरिक फार्मा कंपनी यूएस अप्रूवल्स पे चलेगी। तो बी वेरी वेरी केयरफुल एज टू विच बिजनेस मॉडल यू आर सिलेक्टिंग बिफोर इन्वेस्टिंग। सर, दो बहुत इंटरेस्टिंग सबमिशंस आए हैं हमारे चैट बॉक्स में। एक तो यह है कि भाई आप वित्त मंत्रालय के लिए कब अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आप जैसे लोगों की जो है मंत्रालय को बहुत जरूरत है, जो फ्यूचरिस्टिक भी सोचते हैं, प्रैक्टिकल भी सोचते हैं, और एक बैलेंस एक्ट आप मेंटेन करते हैं। तो इसका आपको आंसर देने की जरूरत नहीं है। जब भी आप अप्लाई करेंगे तो हमारे को पब्लिक नॉलेज में आ जाएगा कि भाई हमारे नीलेश भाई जो है वो अब इज ऑल्सो इन टू द डिपार्टमेंट। नहीं नहीं सौरभ भाई, हम लोगों ने अरे प्रेम है शायद, सर लोगों का आपके प्रति सर। प्रेम एंड रिस्पेक्ट दैट दे कैरी फॉर यू। नहीं नहीं सौरभ भाई, हम लोगों ने शायद इतनी सराहना नहीं की है आदरणीय वित्त मंत्री की जितनी करनी चाहिए। उन्होंने जिस बखूबी हमारी इकोनॉमी को संभाला है, टोटली एग्री सर। जिस तरह से उन्होंने रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, उसकी वाकई काबिले तारीफ होनी चाहिए। आप सोचिए कोविड के समय में अमेरिका, जापान, यूरोप, चाइना, ये सारे देश डिमांड साइड मेजर्स के ऊपर फोकस कर रहे थे कि पैसा बांटो और ग्रोथ लाओ। हमारी वित्त मंत्री ने आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ मिलके सप्लाई साइड मेजर्स पे फोकस किया, क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की। एक उसी कदम की वजह से आज आप फिस्कली प्रूडेंट स्टेट गिने जाते हैं, और वो रेटिंग एजेंसी जो खुद कहती है कि हमारे स्टैंडर्ड्स खराब है, पुअर है, और हम मूडी है, वो मजबूर हो गई इंडिया को अपग्रेड करने के लिए। तो मेरे हिसाब से हम लोग फंड मैनेजर हैं, अच्छी बातें कर सकते हैं, बट जो आदरणीय वित्त मंत्री ने काम किया है पिछले 7-8 सालों में, वो वाकई काबिले तारीफ है। ये एक ऐसा छाता है हमारे ऊपर जिसने न धूप आने दी न पानी आने दिया, सारा कष्ट उन्होंने लिया,
और हमें प्रोटेक्ट करके रखा है। मैं सहमत हूँ सर आपसे। जिस तरह कंट्री अपने सिटीजन्स के प्रति ऑनेस्ट है, हमें भी थोड़ा सा जो है वो ऑनेस्टी दिखाने की जरूरत है। सर, ये माइक्रो फाइनेंशियर्स और गोल्ड एनबीएफसी के ऊपर क्या राय है आपकी? सो माइक्रो फाइनेंस में सौरभ भाई एक उम्मीद ये थी कि शायद वो एनपीए के रूप में बॉटम हो गया है, बट अब ऐसा लगता है कि नहीं, ये एक दो साल, एक दो क्वार्टर का पेन और भी है। माइक्रो फाइनेंस ज्यादातर कंजम्पशन के लिए गया है, निवेश के लिए कम गया है। लोगों ने शादी करनी थी, माइक्रो फाइनेंस में पांच छह लोगों से बोरोइंग कर ली, और एक का पैसा दूसरे को, दूसरे का पैसा तीसरे को देते गए। कमाई कुछ थी नहीं, सिर्फ इसका माल वहां पे भेज रहे थे। माइक्रो फाइनेंस कंपनीज ने भी ग्रोथ लाने के लिए, अच्छा रिजल्ट बनाने के लिए यह परवाह नहीं की कि हम कंजम्पशन के लिए लेंड कर रहे हैं या निवेश के लिए लेंड कर रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री बहुत ही वॉलेटाइल है। इसकी जगह पे बैंकिंग क्षेत्र अच्छा है। लॉन्ग टर्म में माइक्रो फाइनेंस में पैसा बनाना मुश्किल लगता है। साइकिल जरूर आएगी, बॉटम से स्टॉक दो तीन गुना भी हो सकते हैं, बट ऑन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र निवेश के योग्य नहीं है। यहाँ पे कंपनीज पैसा देती हैं, बट रिकवरी करने में जान निकल जाती है। तो इस प्रकार के क्षेत्र से दूर रहना आम निवेशक के लिए अच्छा है। जो समझदार लोग हैं वो थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करते रहे। आने वाले दो क्वार्टर तक एनपीए का प्रेशर बना रहेगा। आपको वहां कहीं ना कहीं कुछ अच्छे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में बॉटम मिल जाएगा। सर, एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल पूछा है हमारे एक निवेशक ने कि ये जो बाहर की कंट्रीज ड्यूअल सिटीजनशिप ऑफर करती है और यहाँ के कुछ ब्रेन्स और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स वहां पे जाते हैं, तो ऐसा कब होगा कि जब लोग अपने यहाँ पे अपने कंट्री में सिटीजनशिप लेने के लिए लाइन में खड़े होंगे? व्हेन विल वी सी दैट काइंड ऑफ इंडिया? सौरभ भाई, जिस दिन हमारे लोग रास्तों पे कचरा फेंकना भूल जाएंगे, रास्ते पे थूकना भूल जाएंगे, जब एरोप्लेन की लाइन में अपने आगे बैठे सहयात्री को जाने का मौका देंगे, तब मेरे हिसाब से लोग यहाँ पे सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेंगे। व्हाट अ फैंटास्टिक आंसर, व्हाट अ फैंटास्टिक आंसर। वो ये बात सही है सर। कभी जब हम विदेश जाते हैं तो कोई भी कचरा हम अपने जेब में रख लेते हैं, और फिर जब हम होटल के कमरे में पहुंचते हैं तब जाके जो है उसको डस्टबिन में डालते हैं। और यहाँ पे हमको ऐसा लगता है कि पूरा हिंदुस्तान हमारी जागीर है। ये पूरा लिड बॉक्स है, आप किधर भी जो है जो चाहे आप कर सकते हैं। सो जब तक हम वो एटिकेट्स हमारे अंदर कल्चर में इनवाइट नहीं करेंगे, तो प्रोबब्ली वी कैन नॉट सी पीपल कमिंग फ्रॉम आउटसाइड एंड टेकिंग आवर सिटीजनशिप्स। सौरभ भाई, एक किस्सा कहना चाहूंगा। मैं कोई बहुत बड़े आदमी से मिल रहा था। एक्चुअली हम लोग 10-12 फंड मैनेजर थे जो उनके साथ मिल रहे थे। तो उन्होंने पहले पूछा कि भारत देश को अगर बड़ा बनाना है, अच्छा बनाना है, तो क्या करना चाहिए। हम लोग सब मार्केट के आदमी थे, सब अपना ज्ञान बांटना चालू कर दिए। सेविंग्स बढ़ाइए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, ईज ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, ये करिए वो करिए। हाँ। फिर जब उनका समय आया, तो उन्होंने सिर्फ एक चीज कही कि जापान जो दूसरे विश्व युद्ध में ध्वस्त हो चुका था, वो आगे कैसे बढ़ा। Isn't character of Japanese citizens responsible for that growth? बगैर एब्सोल्यूट। कैरेक्टर, बगैर अनुशासन, क्या जापान यहाँ पे पहुंच सकता था। और आप में से किसी ने सिटीजन के कैरेक्टर के बारे में तो बात ही नहीं करी। तो यही बात है सौरभ भाई, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि आप खुद वो बनिए जो आपको दूसरों से चाहिए। एब्सोल्युटली वेल सेड सर। एक म्यूचुअल फंड रिलेटेड सवाल था सर, जो मुझे लगता है कि कई लोगों का एक कंफ्यूजन रहता है कि मुझे डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करना है। तो एक तो हो गया अपना डाइवर्सिफाइड सेक्टर, दूसरा जैसे अपने फंड हाउस में दो कैटेगरी बनी हुई है, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप। तो और जब फॉर एग्जांपल दोनों में रिटर्न्स फॉर 15% आ रहे हैं, और मुझे दोनों ल्योर कर रहे हैं
तो मेरा डिसीजन मेकिंग क्या होना चाहिए, मैं किसकी तरफ आकर्षित हूं कि मैं फ्लेक्सी कैप में डालूं कि मल्टी कैप में डालूं? सौरभ भाई, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में फंड मैनेजर के पास डिस्क्रिशन है, 100% लार्ज कैप से 100% स्मॉल कैप कर सकता है। मल्टी कैप कैटेगरी में फंड मैनेजर के पास डिस्क्रिशन सिर्फ 25% के लिए है। 25% कंपल्सरीली लार्ज मिड स्मॉल में इन्वेस्ट होगा, बैलेंस 25% इधर से उधर वो कर पाएगा। सो 50% लार्ज कैप से 50% स्मॉल कैप, वो डिस्क्रिशन है। अब अगर आपको एक कंपल्सरीली डाइवर्सिफाइड फंड चाहिए तो मल्टी कैप आपके लिए है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं फंड मैनेजर के डिस्क्रिशन के ऊपर रहूंगा तो फ्लेक्सी कैप आपके लिए है। अब हमारा कोटक फ्लेक्सी कैप देखिए, ये तकरीबन 50,000 करोड़ का फंड है। इसमें हर्षा उपाध्याय चाहे तब भी 100% लार्ज कैप से 100% स्मॉल कैप कहां करेगा। 50,000 करोड़ की लार्ज कैप बेचने जाएगा तो 5,000 करोड़ का रिटर्न तो वैसे ही उड़ जाएगा। 50,000 करोड़ की स्मॉल कैप खरीदने जाएगा तो शायद 25,000 करोड़ का रिटर्न वैसे ही उड़ जाएगा। मूव करेगा 50,000 करोड़ इधर और 30,000 करोड़ रिटर्न निकल जाएगा। तो हमारा जो फंड है वो लार्ज कैप ओरिएंटेड है। 70 से 75% लार्ज कैप रखेंगे, 20 से 25% स्मॉल और मिड कैप रखेंगे। तो आपको फ्लेक्सी कैप के अंदर भी ये देखना है कि भाई ये फंड मैनेजर वाकई फ्लेक्सी कैप फ्लेक्सिबिलिटी रख पाएगा कि नहीं। और इसीलिए सौरभ भाई, इसमें आप जैसे जानकारों की जरूरत है। लोग नाम से जाते हैं कोटक मल्टी कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप, बट जब आप जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से बात करेंगे तो आप इनको कह पाएंगे कि भाई कोटक फ्लेक्सी कैप नाम फ्लेक्सी कैप है, बट वो लार्ज कैप ओरिएंटेड है। और किसी का फ्लेक्सी कैप जेन्युइन फ्लेक्सी कैप हो सकता है बिकॉज उसकी साइज कम है। तो बिल्कुल, जैसे आप अपन कैप की कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो 1 मिनट में मैं अपने निवेशकों को बताना चाहूंगा, ये जो आप स्मॉल कैप समझते हैं, एक्चुअल में स्मॉल कैप नहीं है। क्योंकि अभी सेमी के नियम अनुसार मार्केट कैपिटलाइजेशन का फर्स्ट टू 100 रैंक तक लार्ज कैप कहलाता है, 101 से 250 तक मिड कैप कहलाता है, और 251 से ऊपर स्मॉल कैप कहलाता है। तो हो सकता है किसी कंपनी का मार्केट कैप 20,000 करोड़ हो, लेकिन वो दिखने में आपको स्मॉल कैप लग रही हो। क्यों? क्योंकि उसकी सेबी की कैटेगरी उसमें आ रही है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर आप स्मॉल कैप में भी डाल रहे हो तो भी वो एक तरह का सेमी डाइवर्सिफाइड फंड बन जाता है। सर, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक और आया सर, पहले तो मैं समझना चाहूंगा कि आप कितनी देर तक, क्योंकि क्या देखो, हमारी तो आदत है सर, आप उंगली दोगे हम गंदा पकड़ लेंगे। सो मैं 5 बजे हार्ड स्टॉप है बिकॉज कोई दूसरा कॉल है। एब्सोल्युटली सर, टोटली रिस्पेक्ट। तो मैं बस यही समझने की कोशिश कर रहा था कि मैं कितना और अंगुली पकड़ सकता हूँ आपका। तो सर, बहुत कभी कभी मौका मिलता है सर ऐसा, तो हम तो जितना हम बेस्ट निकाल सकते हैं। कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस, इन केस ये 15 अगस्त और 25 अगस्त को कुछ चीजें हमारी फेवर में नहीं होती है, तो और ये टैरिफ मेंटेन रहता है या शायद बढ़ जाए, जो भी है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार के पास में क्या पॉसिबल ऑप्शंस रह पाएंगे उसके बाद, अगर हमारे पास में से कुछ वर्स्ट सिनेरियो में जाते हैं तो? मेरे हिसाब से सरकार को अपने उद्योगपतियों को छूट देनी चाहिए। सौरभ भाई, हमारा जो उद्योगपति है ना, वो बेचारा अभिमन्यु की तरह है। महाभारत में अभिमन्यु अपनी मर्जी से चक्रव्यूह में गया। भारत के कलयुग में अभिमन्यु चक्रव्यूह में ही पैदा होता है। और महाभारत का अभिमन्यु जब लड़ रहा था तो ये उम्मीद थी कि मेरे कजिन ब्रदर्स, मेरे रिलेटिव्स मुझे बचाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए चक्रव्यूह भेद के आ जाएंगे। उसे सिर्फ कौरवों से लड़ना था। जो आज का अभिमन्यु है वो कौरव से तो लड़ता ही है। कभी यूएस टैरिफ आ जाए, कभी चाइना से डंपिंग आ जाए, कभी रॉ मटेरियल ऊपर चला जाए, कभी डिमांड कम हो जाए। बट आज के भारत के चक्रव्यूह में वो पांडव से भी लड़ता है। कभी जीएसटी की नोटिस आ जाए, कभी इनकम टैक्स की नोटिस आ जाए, कभी वेट्स एंड मेजरमेंट वाले आ जाए। तो महाभारत का अभिमन्यु सिर्फ कौरव से लड़के जीत नहीं पाया, चक्रव्यूह भेद नहीं पाया। तो कलयुग के भारत में अगर अभिमन्यु को कौरव और पांडव दोनों से लड़ना पड़े तो चक्रव्यूह कैसे भेदेगा। आप पांडवों को चक्रव्यूह में अभिमन्यु की सहायता के लिए छोड़ दो।
और अगर सहायता नहीं करेगा तो भी कोई बात नहीं, अपना अभिमन्यु सारे कौरवों को एक साथ हरा के चक्रव्यूह तोड़ के वापस आ सकता है। सिर्फ अभिमन्यु के सामने लड़ना बंद कर दो। सर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर ब्रिक्स करेंसी अगर भविष्य में कभी भी आती है, जस्ट इन केस, तो कौन से सेक्टर्स को उसका फायदा मिल सकता है? सो मुझे नहीं लगता सौरभ भाई की ब्रिक्स की करेंसी आएगी। ओके। रशिया चाइना से डील करता है, बट वो भी अपना एक डिस्टेंस, अपनी एक इंडिपेंडेंस रखना चाहेगा। भारत और चाइना के बीच में कोई ऐसी अच्छी रिलेशनशिप है नहीं। साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ये लोग भी कहाँ एक दूसरे को पसंद करेंगे। तो अभी तो यूएस डॉलर इज टीना, देर इज नो ऑल्टरनेटिव। ठीक बात है सर। तो आई थिंक क्वेश्चंस तो जो है वो आई थिंक निरंतर आते रहेंगे। अगर अपन सिर्फ कोटक की ही बात करें, म्यूचुअल फंड की, तो फॉर एग्जांपल हम ऐसे कुछ फंड्स हमारे निवेशकों को बताना चाहते हैं कि सपोज कोई रिटायर्ड कैटेगरी में आदमी है, 60+ में पहुंच चुका है, तो उसको आप कोटक में क्या रिकमेंड करेंगे? एक एक मिड एज जो आदमी है 30 से 40 के बीच में, मतलब रीजनेबल, क्योंकि 30-40 में आदमी रिस्क लेने की एपेटाइट रहता है, तो उसको क्या रिकमेंड करेंगे? और एक अर्ली इन्वेस्टर जो प्रॉब्ली अभी 20-22 साल का है, फर्स्ट जॉब लगी है, और उसके पास में 40 साल है अभी रिस्क लेने के लिए, पैसे कमाने के लिए भी, तो तीन अपने पास कैटेगरीज हो गई। एक यंग यूथ जो 20 साल का है, एक जो 30-35-40 साल के व्यक्ति है, और एक जो 60 क्रॉस कर गया है। उसमें अपन अपने कोटक फंड हाउस में, अपने ग्रुप में क्या क्या रिकमेंड करेंगे? सो जो यंग आदमी है, जिसकी जर्नी बहुत आगे है, रिस्क ले सकता है, वह कोटक स्मॉल कैप में एसआईपी करे। वो ओके। सिर्फ एक चीज को ध्यान रखे, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग्स। 100 रुपया कमाए तो सिर्फ 80 रुपया खर्चा करना है और 20 रुपए की बचत करनी है। तो आज के टाइम में थोड़ा उसे, उल्टा हो रहा है। हाँ, लोग 100 रुपए कमा के 200 रुपए खर्चते और 100 रुपए की क्रेडिट कार्ड डेट लेते, तो वो गलती मत करना। 100 रुपए में 80 रुपया खर्चे, 20 रुपए बचाइए, वो 20 रुपए की कोटक स्मॉल कैप फंड में एसआईपी करिए। उतार चढ़ाव आएंगे, 2 बार आप मुझे गाली भी देंगे कि कहाँ नीलेश भाई ने फंसा दिया, बट अल्टीमेटली आपका पैसा बनेगा। ये जर्नी में कभी रोकना मत। और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, 20 की 30 होगी, 30 की 50 होगी, 50 की 500 होगी, वैसे वैसे सेविंग्स भी बढ़ाना। जो 40 साल का एवरेज है, उसे डेट, इक्विटी, रियल एस्टेट, गोल्ड, ये सारी चीजों में निवेश करना चाहिए। हमारा एक फंड है कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इसमें डेट, इक्विटी और प्रेशियस मेटल के बीच में हम एलोकेशन करते हैं। ये आपको छोटे से छोटे अमाउंट के लिए एक प्राइवेट बैंकिंग सर्विस देता है कि फंड मैनेजर खुद डिसाइड करे डेट, इक्विटी, गोल्ड में कितना निवेश करना। तो कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को आप देख सकते हैं। जो रिटायरमेंट की एज पे पहुंचे हैं, पार हो चुके हैं, उन्हें सैलरी का चेक नहीं आएगा, रेगुलर इनकम नहीं आएगी। तो रेगुलर कैश फ्लो के लिए आइधर कोटक इक्विटी सेविंग स्कीम्स में सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान लगा दे, या कोटक कंजर्वेटिव हाइब्रिड स्कीम में सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान लगाए। इक्विटी सेविंग स्कीम, इक्विटी स्कीम है तो 1 साल के बाद 12.5% टैक्स लगेगा। कंजर्वेटिव हाइब्रिड स्कीम डेट है तो आपको स्लैब वाइज टैक्स लगेगा। आप बड़े टैक्स पेयर हैं तो इक्विटी सेविंग्स में से एसडब्ल्यूपी करिए, छोटे टैक्स पेयर हैं तो 12 लाख का टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हैं, तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड स्कीम से पेमेंट करिए। और बैलेंस पैसा जो आपको एक रेगुलर कैश फ्लो चाहिए, उतना ये 2 फंड से आने के लिए सुरक्षित कर लीजिए। और बैलेंस पैसा आप लार्ज कैप इक्विटी फंड या बैलेंस फंड में निवेश कर सकते हैं, जो आपको ग्रोथ दे और महंगाई के सामने आपको प्रोटेक्ट करे। परफेक्ट है सर। आई थिंक आपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड परफेक्ट कोटक मिक्स हमें बता दिया। तो बिफोर योर लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट, मैं आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मतलब आपको जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि बस सुनते ही चले जाओ। इतनी सरल भाषा में आप
निवेशकों को समझाते हो, सामने वाला अपने बैक ऑफ द माइंड में कुछ भी लेके आया हो, लेकिन आप उसको ओवरराइड करने की पूरी स्थिति में हमेशा रहते हैं, आप हमेशा फ्रंट फुट पे रहते हैं। तो मेरा बहुत सौभाग्य है कि कई बार लाइव सुनने का मौका मिला, जूम में भी हम कई बार साथ में हुए। और हम उम्मीद करते हैं सर, यही प्रेम आप हमेशा हमारे ऊपर मेंटेन रखेंगे, कंटिन्यू। नीलेश भैया। थैंक यू वेरी थैंक यू। वेरी वेरी मच।